Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So in today's video, we are starting with the chapter Acids and Bases and Salt. So let's start with the topic. See acids, अगर हम बात करें acids क्या होते हैं या base क्या होते हैं, सबसे पहले we need to know what are acids and what are bases. तो acids क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, टेस्ट में सॉर इन टेस्ट होते हैं. ये आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा खाली टेस्ट वेस्ट के बारे में. और बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं. एसिड्स का एग्जांपल में आप जैसे समझ सकते हैं लेमन, ऑरेंज, इन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, खट्टा होता है, तो वो चीज़ है. और बेसिस जो होते हैं उसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे सोप, डिटर्जेंट, ये सब. लेकिन अब 10th में हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन और इसके ऊपर थोड़ा और स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसिड्स वो होते हैं जो कि H+ आयंस रिलीज करते हैं इन वाटर. एसिड्स कौन होते हैं? जो कि H+ आयंस रिलीज करते हैं इन वाटर. एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन वाटर और इन एक्वस सोल्यूशन. जैसे ही उन्हें पानी मिलता है बेसिकली, तो ये जो है क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं? H+ आयंस रिलीज कर देते हैं. बेसिस के साथ कौन सा आयन रिलीज होता है? इट्स OH- आयन. बेसिस के साथ कौन सा आयन होता है? OH- आयंस. और एसिड्स के साथ कौन सा आयंस होता है? तो HCl, आई मीन H+ आयंस. देन उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि अगर आप HCl देखिए तो H2SO4, HNO3, HCl, ये सब जिसके अंदर जो कि जैसे ही पानी में जाएंगे इन सब में से क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा. और बेस की अगर बात करें तो बेस में आ जाता है आपका NaOH, KOH, CaOH2, ये सब आ जाते हैं जो कि जैसे ही पानी में जाते हैं तो OH- आयंस अपने थ्रू सेपरेट कर देते हैं. अब देखिए प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है. अब प्रॉपर्टी में देखिए क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है. केमिकल प्रॉपर्टी में क्या मतलब हुआ कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा. एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा. तो अब एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा. सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. अब आ जाता है एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स. तो देखिए कोई भी एसिड है, इसको मैं आपको अलग से भी समझा देती हूँ. देखिए अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, लेट अस से HCl है, और HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? किसी मेटल के साथ. तो लेट अस से Na के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो अब देखिए सोडियम आपका मेटल है, HCl एसिड है. अब होता क्या है, ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा देता है. ठीक है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl, और प्लस में रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन. देखिए इस चीज़ को, अब इसमें हमारी गलती ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे. देखिए जैसे HCl है, प्लस में मैग्नीशियम ले लेती हूँ, और जब प्लस में मैग्नीशियम ले रही हूँ तो प्रोडक्ट बनना चाहिए MgCl2 प्लस H2. बट यहाँ गलती बच्चे क्या करते हैं? प्रॉबेबली दे वुड राइट MgCl प्लस H2. नाउ सी, वो समझते हैं कि बोला ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो दे अंडरस्टैंड कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो जो मतलब मैग्नीशियम उसकी जगह आ गया और वही आंसर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो कैसे हम समझेंगे क्या है इसमें? क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस तो करेगा, लेकिन एक वैलेंसी नाम की भी चीज़ होती है. ठीक है, और ये वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की. ये किसी एटम को किसी दूसरे एटम के साथ पेयर बनाने में हेल्प करता है. तो ये बात सही है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और अब जो भी बनेगा वो मैग्नीशियम और क्लोरीन से बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, उनकी खुद की वैलेंसी पे बनेगा.
मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपस में बॉन्डिंग बनानी है, आपस में पेयरिंग करना है, तो मैग्नीशियम किसी और मेटल हाइड्रोजन के तरीके से कर लेगा या हाइड्रोजन की वैलेंसी यूज करके कंबाइन करेगा? नहीं, अपनी अपनी वैलेंसी से ही तो कंबाइन करेंगे ना। तो ये फिर आपका गलत हो जाता है। दूसरी गलती आप क्या करते हैं इस चीज में, रिएक्शन लिखने में, आप ये भूल जाते हैं कि H2 होता है, H नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा, देयर आर certain elements which do not exist alone in the environment। मतलब नेचर में वो अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो हमें H नहीं लिखते बनेगा, हमें H2 लिखना पड़ेगा। ये है तब जब हाइड्रोजन हमें अकेला लिखना है, ठीक है। अगर किसी के साथ कंबाइन करेंगे तो वैलेंसी ही काम आएगी। बट यहाँ पे ये चीज है कि ये एलिमेंट कैसे होता है, डाई एटॉमिक, दे एग्जिस्ट इन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं दो के। तो H की जगह हमें H2 लिखना पड़ता है, O की जगह हमें O2 लिखना पड़ता है, N की जगह हमको N2 लिखना पड़ता है, क्लोरीन की जगह Cl2 लिखना पड़ता है। तो ये सारा जो है पेयर में होता है। अगर हम ये इन एलिमेंट्स को अकेले लिखेंगे तो हमें इन्हें पेयर में लिखना पड़ेगा। और यही चीज अगर मैं जैसे बात करूं आयरन, तो मैं सिर्फ Fe लिख दूंगी तो आयरन से बन जाएगी बात। अगर मैं सिर्फ Zn लिख दूंगी तो जिंक से हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ Cu लिख दूंगी तो कॉपर हो जाएगा, सिर्फ C लिख दूंगी तो कार्बन हो जाएगा। वो सही है, ठीक है। लेकिन जो आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस सब टाइप की गैसेस होती हैं तो वो जनरली पेयर में होती हैं। तो इसीलिए हमें H2 लिखना पड़ता है, H लिख के काम नहीं चलेगा। बट द एसेंस इज द सेम, दैट जो भी मेटल है, whenever a metal reacts with an acid, it gives out a salt and hydrogen gas। अब अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है तो इस हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट भी होता है। और क्या है वो टेस्ट? तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन को, जो गैस हमने एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारा गैस रिलीज हुआ है, उस गैस को हम पास करेंगे, पास द गैस टू द सोप सोल्यूशन, पास द गैस टू दी सोप सोल्यूशन। और फिर सोप सोल्यूशन के पास गैस पास करके उसमें बबल्स बनने लगेंगे और उन बबल्स के पास हम लेकर आएंगे बर्निंग कैंडल को, ठीक है। और जब उसमें से बर्निंग कैंडल को हम पास में लेके आएंगे तो बर्निंग कैंडल से बहुत जोरदार पॉप साउंड आएगी, एंड दैट पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नोट्स पे। देखिए, तो अगर हम एक जनरल इक्वेशन की बात करें तो एसिड्स और मेटल्स मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन तो मिल ही रहा है हमें। अब इसके बाद यहां पे आपका आ जाता है कि एग्जाम्पल, तो HCl प्लस Na हमें क्या देता है, NaCl प्लस H2। अगर हम बात करें H2SO4 प्लस K, तो अब देखिए H2SO4 प्लस K है तो क्या होगा, K जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। और K रिप्लेस करता है तो K2SO4 बना रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि H की जगह हमने K लिख दिया है, यहाँ तो वैलेंसी यूज नहीं हुई है, वैलेंसी बिल्कुल यूज हुई है, क्योंकि K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, यानी K और SO4 के बीच में बॉन्डिंग होगी। K की वैलेंसी 1, SO4 की 2, और दोनों के एक्सचेंज हो जाएंगी वैलेंसीज, तो K2SO4 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि H2SO4 की जगह अगर हमने K2SO4 कर दिया है तो भाई हमने हाइड्रोजन हटा के K ही तो लिखा है। नहीं, हमने हाइड्रोजन हटा के K लिखा है, रिप्लेस होगा, लेकिन K सल्फेट के साथ अपनी वैलेंसी से बॉन्डिंग बनाएगा, ना कि किसी और की वैलेंसी से या हाइड्रोजन की वैलेंसी से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट HNO3 प्लस Ca। अब देखिए HNO3 प्लस Ca जो है वहां पे हमें मिलता है CaNO3 प्लस H2 हमको इसमें नहीं मिलता है इस केस में, ठीक है। ये क्यों नहीं मिलता है ये आपको अभी समझ में आएगा। यहाँ कुछ NO2 मिलेगा और H2 की जगह आपको H2O मिलेगा। ये क्यों ऐसा होता है इसका आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाएगा चैप्टर 3 जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे वहाँ पे। बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ, रीज़न बिना मतलब रीज़न नहीं एक्सप्लेन करके, सिर्फ आपको बता देती हूँ यहाँ हो क्या रहा है।
तो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रिक एसिड आपका एक एक्सेप्शनल केस होता है, और नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ, एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर मेटल्स, कुछ हैं एक्सेप्शंस भी हैं, बट जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं, वाटर रिलीज करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे नहीं होगा, बट अगर आप इसी की जगह कोई और रिएक्शन ले लें, जैसे HNO3 प्लस Mg, तो फिर आपका बनेगा Mg NO3 प्लस H2। ये रिएक्शन आपका करेक्ट रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी देखिए वही जो मैं आपको वैलेंसी वाली बात कह रही थी, उस पर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ बिकॉज वो गलती होती है। अब देखिए यहाँ पे HNO3 और Mg का आपस में बॉन्डिंग हुआ है। किसका हुआ है? HNO3 और HNO3 था हमारे पास और प्लस में हमने लगाया Mg। अब इसका मतलब Mg विल रिप्लेस हाइड्रोजन, लेकिन Mg हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करेगा तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि MgNO3 बनेगा। नहीं, MgNO3 कैसे बन सकता है? रिप्लेस करेगा, लेकिन वैलेंसी के साथ ही तो बॉन्ड करेगा ना। वैलेंसी ही नहीं मिलाओगे तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी दोनों की? तो Mg की वैलेंसी होती है 2 जो कि नाइट्रेट के पास चली जाएगी, और नाइट्रेट की होती है वैलेंसी 1 जो कि Mg के पास आ जाएगी। तो फॉर्मूला बन गया MgNO3 2, और प्लस में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये आपका इस तरीके से रिएक्शन होता है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है बेस विद मेटल्स। अगर कोई बेस है उसको मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा वही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन इसके अंदर जो सॉल्ट बन रहा है वो स्पेशल टाइप का सॉल्ट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है ये? NaOH बेस होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है ये, एंड Zn इज अ मेटल कॉल्ड जिंक। ठीक है, अब जब इसने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2ZnO2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट्स। अब देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ जैसे ही रिएक्शन होता है तो कार्बोनेट में कार्बो आ रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा रिएक्शन में। ठीक है, और वाटर मिलेगा ही मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारा रिएक्शन उसी के लिए हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा, जब रिएक्टेंट साइड पे कार्बोनेट होता है, प्रोडक्ट साइड पे जनरली कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है, और अगर रिएक्टेंट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्रोडक्ट साइड पे कार्बोनेट बनता ही है, तो ये जनरली रहता है। अब एसिड्स में कुछ मेटल्स ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने लिया HCl प्लस Na2CO3, तो HCl हमारा एसिड हो गया, Na2CO3 में Na हमारा मेटल हो गया और CO3 कार्बोनेट को शो कर रहा है। अब जब ऐसा हुआ तो Na और क्लोरीन ये दोनों मिलके तो बना लेंगे सॉल्ट, तो NaCl बन गया। बचा क्या? हाइड्रोजन और कुछ अमाउंट का कार्बन, कुछ अमाउंट का ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ही, तो CO2 भी बन गया है। और अब कुछ ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन बचा है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बना लेंगे। तो ये आपका हो जाता है एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तब क्या बनाते हैं वो। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट देखिए कैल्शियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑफ सल्फेट, ये दोनों मिलके तो कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। अब कैल्शियम सल्फेट में Ca की भी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 ही होती है, तो दोनों वैलेंसीज कैंसिल एंड CaSO4 फॉर्मूला हो जाता है। और फिर कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा ही बनेगा, और बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के वाटर बनेगा ही बनेगा, तो ये हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी HCO3 के साथ, तो एसिड HCl लिया हुआ है, ठीक है, NaHCO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, अगेन Na विल रिप्लेस हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका NaCl, एंड देन CO3 हमारे पास प्रेजेंट है तो CO2 बन जाएगा। अब की बारी तो दो H है, ये वाला H भी है, ये वाला H भी है, और दोनों के साथ ही ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका इसमें H2O भी बनेगा, तो यहाँ पे H2O भी बन जाएगा। एंड सेम इज द केस विद H2SO4 रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा? Mg विल रिप्लेस सल्फेट, MgSO4 बना,
और हाइड्रोजन तो है ही, ऑक्सीजन है ही, तो H2O बनेगा। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही है। ठीक है, अब मैं आपको हाइड्रोजन टेस्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पास द हाइड्रोजन गैस रिलीज इन द एक्सपेरिमेंट थ्रू दी सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन से पास करके ब्रिंग करिए बर्निंग कैंडल, bring the burning candle through near the bubbles formed in soap solution. This produces a pop sound, और pop sound indicate करता है presence of hydrogen को। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। कोई टेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी होता है। वो क्या होता है, जो भी गैस रिलीज हुई है एक्सपेरिमेंट में उसको हम पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू जैसे ही हम उसको, लाइम वाटर ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर। ठीक है, इसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बोलते ही है। तो इसको, इसके थ्रू हम जो पास्ट गैस है वो रिलीज करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका कलर कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर में टर्न हो जाएगा। और ये मिल्की कलर का सब्सटेंस क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था, लेफ्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट साइड कार्बोनेट, लेफ्ट साइड कार्बोनेट तो राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो राइट साइड में क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और साथ ही साथ यहाँ से जो OH निकला है उस OH के साथ क्या बना लिया, उस OH ने वाटर बना लिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज मिल्की इन नेचर। तो ये बेसिकली आपको ये फॉर्मेशन नहीं, आपको बेसिकली क्या दिखेगा, कलर दिखेगा लाइम वाटर में बनेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट ही है वो, लेकिन यहाँ पे आपको लाइम वाटर जो है वो कैसा टर्न होता दिखेगा, मिल्की टर्न होता दिखेगा। और अगर आप और ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जा रहे हो तो वो मिल्की कलर जो है वापस कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कलरलेस कलर का जो सब्सटेंस बना है वो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से ही था हमारे पास में, बट अभी उसके बाद उसमें वाटर भी आ गया है, उसमें वाटर पहले से था और कार्बन डाइऑक्साइड और हम दिए जा रहे एक्सेस अमाउंट ऑफ, यहाँ पे क्या है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मिल्कीनेस है लाइम वाटर की, कैल्शियम कार्बोनेट की, वो हट जाएगी और वो सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट आता है जब मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चे, मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं, और बेसिक होने की वजह से दे एक्ट एज बेस एंड दे रिएक्ट विद एसिड। तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, और साथ साथ देखिए हाइड्रोजन निकलेगा आपका मेटल एसिड में से, और वो एसिड के साथ निकला हुआ हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन रहेगा मेटल ऑक्साइड का, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो किसकी जगह, देखिए कॉपर जो है ये आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, सॉल्ट बन गया CuCl2, और ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। सिंपल इजी। नेक्स्ट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो MgSO4 बनाता है, और साथ में वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, सो दे रिएक्ट विद एसिड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, और वो जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, इसीलिए दे कैन रिएक्ट विद ईदर एसिड और बेस। तो उन स्पेशल मेटालिक ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में Al2O3 और ZNO। अब देखिए गलती यहाँ भी होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आता है, उसकी डेफिनेशन आती है, उसका एग्जाम्पल पता है, लेकिन गलती हम ये करते हैं, हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एग्जाम्पल लिख देते हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक। नहीं, एल्यूमिनियम एंड जिंक नहीं लिख सकते, वाई, बिकॉज एल्यूमिनियम और जिंक तो मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स तो हैं ही नहीं। तो Al2O3 उसको ऑक्साइड के फॉर्मूला में आपको लिखना है, पॉइंट ये है। अब देखिए रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है
तो Al और Cl पेयरिंग कर लेते हैं, AlCl3 बना लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पेयरिंग से वाटर बन जाता है। ठीक है, अगर बात करें बेस की, तो आपने ऑलरेडी देखा था मेटल और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मेटल और बेस रिएक्ट करेंगे और सोडियम जिंकेट बन रहा था वहाँ पे, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और साथ ही साथ OH की वजह से वो वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो नॉन मेटल में होता है कार्बन और उनका ऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपसे कहा था लेफ्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट साइड कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। अब सब कुछ तो यूज हो गया, बचा ही क्या है सिवाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, तो उससे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, इजी। नेक्स्ट आ जाता है जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो एसिड आपका जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सिर्फ हाइड्रोजन आयंस अपने थ्रू रिलीज कर देता है और इससे निकला हुआ जो हाइड्रोजन आयन होता है ना वो वाटर में चला जाता है। वाटर बोलता है भाई तू कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, क्योंकि हाइड्रोजन भाई भाई, तो उसको अपनी फैमिली में ले लेता है और H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं। कौन से आयंस है, हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म होता है और साथ ही साथ Cl- यानी क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज अलग हो जाता है। सेम H2SO4 के साथ भी यही होगा, हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, पहले हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वो निकल के जाएगा वाटर के पास, वाटर कहेगा भाई अकेला अकेला क्या करेगा, इधर ही आ जा, हमारे साथ आ जा, और ऐसा ही होता है H3O+ बन जाता है और SO4 जो है वो अकेला रह जाता है। देन उसके बाद आ जाता है आपका यही वाला रिएक्शन यूज किया हमने अभी कि हाइड्रोजन आयंस जब रिलीज होते हैं वो वाटर के साथ मिलके H3O+ बना देते हैं। बेस की बात करते हैं, बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, बेस में एग्जांपल है NaOH, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आयन सेपरेट हो जाएंगे, बस मेटल अलग हो जाएगा और जो भी OH- है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे Na+ अलग हो गया, OH- अलग हो गया। KOH ने पानी के साथ रिएक्ट किया, K+ अलग हो गया, OH- अलग हो गया, तो ये रहता है। अब क्या कहता है, इट इज सजेस्टेड दैट वाटर शुड नॉट बी एडेड टू एसिड। ये सजेस्ट किया जाता है कि पानी को आप एसिड में ना मिलाएं, मतलब ये कि अगर आप बीकर में आपके पास एसिड है तो उसमें पानी नहीं मिलाना है, आपको बीकर में पानी लेना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एसिड और पानी मिलता है हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है और वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे अगर आप एसिड में पानी मिक्स कर दोगे तो बहुत धीरे धीरे हमें एसिड मिक्स करना होता है। ड्रॉपर में एसिड लेते हैं हम, बीकर में पानी लेते हैं और एक एक ड्रॉप करके हम एसिड मिक्स करते हैं वाटर में, टू द वाटर, ठीक है, सो दैट उसमें स्प्लैश आउट ना करे वो और बर्न कॉज ना करे। तो वही देखिए, बिकॉज अगर हम वाटर ऐड करते हैं एसिड में क्या होगा, इट कॉजेज लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू रिलीज एंड कॉज स्प्लैशिंग विच में लीड टू सीवियर बर्न। तो स्प्लैशिंग हो जाती है, मतलब बहुत सारे छींटे उड़ने लगते हैं, बहुत हीट रिलीज हो जाती है, तो उसके कारण बर्न भी हो सकता है। तो इसीलिए आपसे ये सजेस्ट किया जाता है टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, राइट। सो ये हमारा आई थिंक इस चैप्टर को अगर हम डिवाइड करें तो आपका 3 पार्ट्स, आप 3 मेन टॉपिक समझ लीजिए। एक एसिड और बेस का रिएक्शन हर किसी के साथ कैसे होता है, देन इंडिकेटर्स हम समझेंगे कैसे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, एंड लास्ट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो ख़त्म कर दिया है एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंडिकेटर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।